अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी लेक्चर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। आज हम कवर करेंगे कि टेबलू में डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं और उसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे टेबलू के हवाले से। तो शुरू करते हैं। डेटा प्रिपरेशन कैसे की जाती है टेबलू में। वैसे तो टेबलू का अलग से टूल आता है जिसको डेटा टेबलू प्रेप के नाम से जाना जाता है, जिसमें फुल फ्लेज्ड डेटा प्रिपरेशन या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म की जाती है। लेकिन जो टेबलू फ्री वर्जन है, टेबलू पब्लिक, उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जैसे रीनेमिंग, स्प्लिटिंग, क्रिएटिंग एलियासेस। यही ऑप्शंस हैं जो हम टेबलू में परफॉर्म करते हैं, तो वो भी हम आज देखेंगे। अच्छा, फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट टेबल आपकी स्कीमा में वो होते हैं जो क्वांटिटेटिव डेटा शो करती हैं, या ट्रांजैक्शनल डेटा जो होती है वो स्टोर होती है हमारी फैक्ट टेबल्स में। यहाँ द नेम एज इट सजेस्ट, द फिगर एंड फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्चुअल डेटा जो होती है वो हम फैक्ट टेबल्स में स्टोर करते हैं। और जो डायमेंशन टेबल्स होती हैं वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव डेटा स्टोर करते हैं। अगर साइज़ की हम बात करें तो फैक्ट टेबल आर लार्जर इन साइज़, वो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स तक स्टोर कर सकती हैं। और जो डायमेंशन टेबल्स हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। ठीक है जी। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो फैक्ट टेबल सेज कंटेंट्स, इट कंटेंट्स measurable data. Fact tables store quantitative data that can be used for analysis such as sales amounts or website traffic. Typically large fact table can be very large as they store detailed data about each transaction or event. डायमेंशन टेबल की अगर बात करें तो इट कंटेंट्स डिस्क्रिप्टिव डेटा. डायमेंशन टेबल्स स्टोर डिस्क्रिप्टिव डेटा that provides context for the facts such as customer information, product details, or date time information. These are typically similar in size. These differences are crucial in designing a well-structured data warehouse that supports efficient querying and analysis. आगे चलते हैं तो ये एक एग्जांपल है फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स की। अब जैसे ये डायमेंशन टेबल है कस्टमर्स की और एक प्रोडक्ट्स की डायमेंशन टेबल है, क्योंकि ये एक मखसूस डायमेंशन को फोकस कर रहा है। प्रोडक्ट की डायमेंशन को ये टेबल फोकस कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट के की इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर होगी, तभी इसको डायमेंशन टेबल कहते हैं। और ये टेबल जिस डेटा को स्टोर करती है वो डेटा रिलेटेड है कस्टमर से, कस्टमर की डायमेंशन से रिलेटेड है। सिंगुलर डायमेंशन डेटा इज स्टोर्ड इन दिस टेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायमेंशन टेबल। अगर हम फैक्ट टेबल की बात करें तो फैक्चुअल डेटा या फैक्ट्स जो हैं, रॉ फैक्ट्स, वो स्टोर्ड हैं इस टेबल में, जिसको हम कहते हैं फैक्ट टेबल कहते हैं इसको। तो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज। तो इस तरह से इनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। से सपोज जैसे ये प्रोडक्ट्स की टेबल है, उसमें प्रोडक्ट आईडी हमारी प्राइमरी की है। अब ये प्रोडक्ट्स की टेबल कनेक्टेड है या रिलेटेड है हमारी फैक्ट टेबल से प्रोडक्ट आईडी की ही हेल्प से, यहाँ पे इसको हम फॉरेन की कहेंगे। लाइकवाइज कस्टमर आईडी इन कस्टमर्स टेबल और कस्टमर आईडी इन फैक्ट टेबल, ये आपस में कनेक्टेड हैं और रिलेटेड हैं। रिलेशनशिप की मज़ीद बात करें तो ये आपके सामने दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर्स की टेबल है, दूसरी ऑर्डर्स की टेबल है। पहले ऑर्डर्स की है, दूसरी नंबर पे कस्टमर्स की टेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कौन सा बनेगा, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और मैनी टू वन, या वन टू वन, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, ऑर्डर से कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप कार्डिनलिटी बनेगी वो बनेगी मैनी टू वन। क्यों? क्योंकि फॉर ईच सिंगल रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर टेबल देयर आर मल्टीपल अकरेंसेज अगेंस्ट दैट रिकॉर्ड। For example, for customer ID 1, there are multiple customer IDs in orders table. For customer ID 2, there are one or more than one records in orders table. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनी टू वन, अगर हम ऑर्डर्स टू कस्टमर्स की बात करें तो मैनी टू वन का रिलेशनशिप बनेगा। अगर कस्टमर्स से ऑर्डर की तरफ रिलेशनशिप की डायरेक्शन होगी तो वो वन टू मैनी होगा। तो इस केस में मैनी टू वन रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर इसकी परफॉर्मेंसेस और करेक्टनेस की बात करें
अगर हम इन दोनों के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर लें ऑर्डर्स और कस्टमर के बीच में, तो क्या वो काम करेगा? तो अगर करेक्टनेस की बात करें तो यस, ये रिलेशनशिप आपको जो डेटा देगा वो एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज वो एक्यूरेट नहीं होगी, स्लो हो जाएगी वो। क्यों स्लो हो जाएगी उसकी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि लेट से मैनी टू मैनी की बात करें तो सिस्टम क्या करेगा, फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स टेबल, लेट से उसने वन पिक किया ऑर्डर्स की टेबल में से, वन बाय वन वो ट्रेस करता जाएगा पूरी टेबल को, और उसके अगेंस्ट में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मैच होते हैं दूसरी टेबल में से, वो मैच करके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आपको। लेट से उसने पहला रिकॉर्ड पिक किया है कस्टमर आईडी में से, कस्टमर आईडी 1, तो उसके अगेंस्ट में देखेगा कस्टमर्स की टेबल में वन कस्टमर आईडी कहाँ कहाँ पे मौजूद है। जैसे ही उसको फर्स्ट अकरेंस मिलेगी, तो उसको फर्स्ट अकरेंस मिल गई, मैनी टू मैनी की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट अकरेंस मिल गई, उसके बावजूद वो दूसरी अकरेंस पे भी वो ट्रेवर्स करेगा, फिर तीसरी अकरेंस पे भी वो ट्रेवर्स करेगा, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। वो फाइंड करने की कोशिश करेगा कि वन उसको मिल तो गई है फर्स्ट अकरेंस पे, लेकिन अगेन वो डिस्पाइट फाइंडिंग द customer ID 1 at the first occurrence, it will traverse the rest of the occurrence as well, because the nature of the cardinality is many to many। बट हम अगर मैनी टू वन की बात करें, अच्छा ये मैनी टू मैनी फिर जैसे वन पे जाएगा, टू पे जाएगा, थ्री पे जाएगा, तो ये परफॉर्मेंस वाइज स्लो हो जाएगा, सिस्टम रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट करेगा। अगर हम मैनी टू वन की बात करें, जिसमें करेक्टनेस की अगर बात करें, तो रिजल्ट आपको एक्यूरेट देगा, ओके, और परफॉर्मेंस भी ओके होगी। कैसे वो ओके होगी? क्योंकि जैसे ये वन के अगेंस्ट रिकॉर्ड, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस ऑर्डर्स की टेबल में वन कस्टमर आईडी 1 है, अब 1 के अगेंस्ट कोई मैचिंग वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेगा कस्टमर्स की टेबल में, तो जैसे ही 1 के अगेंस्ट उसको 1 मिलेगा, वो अपनी ट्रेवर्सिंग या सर्चिंग वहीं पे एंड कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि नेचर ऑफ कार्डिनलिटी है मैनी टू वन, मतलब सेकेंड टेबल में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा उसका फर्स्ट अकरेंस का, तो वो दूसरे रिकॉर्ड्स पे सर्च ही नहीं करेगा। जैसे ही उसको 1 मिल गया तो वहीं पे वो सर्च एंड करेगा, फिर वो पहली टेबल के दूसरे रिकॉर्ड पे जाएगा और वो कोशिश करेगा कि उसको मैं दूसरी टेबल में मैचिंग वैल्यू फाइंड करूं। जैसे ही उसको 1 पे सर्च किया, नहीं मिला, 2 पे सर्च किया, जैसे ही मिला वो अपनी सर्च वहीं पे एंड करेगा। दैट इज व्हाई इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार्डिनलिटी वुड बी ओके। अगर हम वन टू मैनी की बात करें तो नाइदर करेक्टनेस विल बी ओके नॉर द परफॉर्मेंस विल बी ओके, रिजल्ट्स आपके सही नहीं मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी इसकी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे मैचिंग होती है, ट्रेवर्सिंग करता है सिस्टम या सर्चिंग करता है फॉर मैचिंग वैल्यूज़, तो उस हिसाब से वो पहले रिकॉर्ड के लिए पूरी की पूरी टेबल को सर्च करेगा, जबकि उसको हालांकि होना ये चाहिए कि अगर फर्स्ट रिकॉर्ड उसको मिल गया है, क्योंकि मैनी टू वन है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है दूसरी टेबल में, तो वहीं पे उसको एंड करना चाहिए सर्चिंग को, लेकिन वो वन टू मैनी में क्या करेगा, वन के लिए पूरी टेबल को, सेकंड टेबल को ट्रेवर्स करेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस भी नॉट ओके होगी। वन टू वन की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस तो ओके होगी, मतलब जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मैचिंग होती जाएगी, रिजल्ट्स आपको देता जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं होंगे, उसकी करेक्टनेस भी नॉट ओके होगी। तो जैसे कि ये डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। मैनी टू मैनी में ये आए हैं, मैनी टू मैनी क्योंकि करेक्टनेस ओके है, तो देखें सम ऑफ सेल्स फॉर 1 इज़ 80 एंड फॉर 2 इज़ 30, और अगर जो एक्चुअल है वन मैनी टू वन जिसमें परफॉर्मेंस और करेक्टनेस दोनों ओके हैं, तो देखें दोनों के रिजल्ट सेम है, इसका भी मैनी टू मैनी का भी, मैनी टू वन का भी रिजल्ट सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि मैनी टू मैनी में परफॉर्मेंस आपकी स्लो हो जाती है। इस हिसाब से जो मोस्ट एक्यूरेट रिलेशनशिप टाइप होगा वो मैनी टू वन होगा इनके बीच में। लाइकवाइज मैनी वन टू मैनी का रिज़ल्ट भी सही नहीं होगा और वन टू वन का भी रिज़ल्ट सही नहीं होगा। ठीक है जी। यूज़ डिफ़ॉल्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इफ़ यू आर नॉट श्योर। अगर आपको पता नहीं है कि क्या रिलेशनशिप बनेगा तो मैनी टू मैनी भी अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे, अगर छोटा डेटाबेस है आपका, स्कीमा छोटी है तो काम चल जाएगा, लेकिन फॉर लार्जर स्कीमाज इट विल टेक ह्यूज टाइम इन कंपाइलिंग योर रिजल्ट्स।
आगे चलते हैं। अच्छा, आज हम ये एक डैशबोर्ड बना के देखेंगे जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड। उसके टॉप पे एक टाइटल होगा, लेफ्ट पे लोगो, फिर ये कुछ मेन्यू होगा, कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, फिर ये आपके पास केपीआईज हैं कुछ कैटेगरीज की, प्रॉफिट, टोटल सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ कस्टमर्स। फिर ये एक टाइटल होगा, टाइटल के नीचे एक हम प्रॉफिट मैप बनाएंगे। फिर राइट साइड पे एक प्रॉफिट टाइमलाइन जिसमें हम ऑर्डर डेट वाइज कितनी प्रॉफिट, वीक वाइज कितना प्रॉफिट मिला है, और मूविंग एवरेजेस ऑफ 5 वीक्स, लेट से 6 वीक्स, मूविंग एवरेजेस ऑफ 6 वीक्स कितनी निकलती है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। और फुटर में हम डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है और डेटा सोर्स कब अपडेट हुआ है वो भी हम रखेंगे इस डैशबोर्ड में। अच्छा, ये स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहले शीट 1 में हम मेन्यू क्रिएट करेंगे, शीट 2 में केपीआईज और बैनर क्रिएट करेंगे जिसमें सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स और नंबर ऑफ ऑर्डर्स रखेंगे। और शीट 3 में टाइटल रखेंगे, इसका नाम होगा प्रॉफिटेबिलिटी एट अ ग्लेंस फॉर ऑल रीजन्स। इसको हम कस्टम या पर्सनलाइज्ड रखेंगे, ऑल को, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन फ्रॉम द फिल्टर्स ऑफ द यूज़र। यहाँ पे वैल्यूज़ डायनामिकली अपडेट होंगी। और अगर शीट 4 की हम बात करें तो वहाँ पे हम रखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी मैप विथ स्टेट्स एंड प्रॉफिट, जियो मैप यहाँ पे प्लेस करेंगे। और शीट 5 में हम प्रॉफिट टाइमलाइन, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेल्स वीक वाइज और मूविंग एवरेजेस ऑफ प्रॉफिट वीक वाइज और मूविंग एवरेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट टाइमलाइन में। फिर फुटर में हम ये अपडेटेड टाइम और डेटा सोर्स रखेंगे। अच्छा, पहले इंडिविजुअल हमने शीट्स बनानी होंगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में, इस स्लाइड में बताया। शीट 1 इंडिविजुअल बना ली, उनको फिर हम डैशबोर्ड पे लेकर आएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे उनका। लेकिन डैशबोर्ड बनाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है वर्टिकल कंटेनर और हॉरिजॉन्टल कंटेनर का। अब ये कंटेनर्स क्या होते हैं? ये प्लेस होल्डर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, या डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको होल्ड करते हैं या स्टोर करते हैं। वर्टिकल कंटेनर क्या करता है? एक दूसरे के ऊपर या नीचे ऑब्जेक्ट्स रखने में सपोर्ट करता है। और हॉरिजॉन्टल कंटेनर में हम साइड बाय साइड और नियर टू ईच अदर ऑब्जेक्ट्स हम रखते हैं। तो इस केस में जो ये हमने डैशबोर्ड बनाना है, इस केस में हमने कंटेनर्स को कैसे डिज़ाइन करना होगा। सबसे पहले हम एक वर्टिकल कंटेनर रखेंगे, उस वर्टिकल कंटेनर के टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर होगा, फिर उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट होगा केपीआई वाला या बैनर वाला, फिर उसके नीचे अगेन एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर होगा, उसके लेफ्ट पे टाइटल रखेंगे, राइट पे फिल्टर रखेंगे। ठीक हो गया जी। फिर उसके नीचे हम प्रॉफिटेबिलिटी मैप वाला जो शीट हमने बनाई थी वो रखेंगे। फिर उसके राइट साइड पे जो प्रॉफिट टाइमलाइन वाली विजुअल है वो रखेंगे। फिर लास्ट में फुटर का ऑब्जेक्ट जो शीट है वो प्लेस करेंगे। तो ये हम सब कैसे करेंगे वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मार्क्स इन टेबलू, मार्क्स का सेक्शन आपने देखा होगा टेबलू में, कलर्स का सेक्शन होता है। अब ये मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग परफॉर्म करने के लिए हम मार्क्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर सेट करने के लिए, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट सेट करने के लिए, या टेक्स्ट ऐड करने के लिए, या लेबल ऐड करने के लिए। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल डिटेल्स में अगर कोई मैयर हम रखते हैं तो यहाँ डायमेंशन रखते हैं तो उसके हिसाब से सेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं आपके विजुअल में। टूल टिप जैसे ही माउस होवर ओवर करते हैं तो वहाँ पे जो लेबल आपको नज़र आता है वो टूल टिप में डेटा आप उसकी एडिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेबलू को स्टार्ट करते हैं हम। डेटा जो हम यूज़ करेंगे वो सिंपल सुपर स्टोर वाली डेटा ही यूज़ करेंगे। टेबलू एक दफ़ा लॉन्च हो जाए जी, ये हो गया। अब डेटा को लोड करने के लिए मैं कनेक्ट वाले सेक्शन में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करूँगा और ये सिंपल सुपर स्टोर की डेटा को मैंने लोड किया। अब जैसे ही ऑर्डर्स को मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो हमारे सिस्टम में डेटा लोड हो जाएगा। अब क्योंकि दूसरी शीट्स में हमारा काम नहीं है तो उसको मैं लोड नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या प्रिपरेशन बहुत ही सिमिलर लेवल पे परफॉर्म होती है टेबलू में। तो वो कौन कौन सी होती है, लेट्स से
इसी डेटा सोर्स वाले पेज पे खड़े होके हम राइट क्लिक करेंगे, शिप डेट को हम रीनेम कर सकते हैं, शिप अंडरस्कोर डेट कर सकते हैं, रीनेम हो गया। उसके अलावा हम राइट क्लिक करेंगे, रीसेट नेम्स, कॉपी वैल्यूज़, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स, ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर नेम में आए तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। मज़ीद इसको राइट क्लिक करें तो स्प्लिट कर सकते हैं कस्टमर नेम्स को, या कस्टम स्प्लिट भी कर सकते हैं, कॉपी वैल्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं यहाँ पे डेटा प्रिपरेशन के। आगे चलते हैं, शीट 1 में आ जाते हैं। शीट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो थिन लाइन है इसके ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारी डायमेंशंस हैं, उसके नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं हमारे मेजर्स हैं। अब कौन कौन सी शीट्स हम बनाएंगे वो मैं इस नोटपैड में मैंने लिस्ट की हुई है। सबसे पहली जो शीट होगी वो कैटेगरी की होगी। ठीक है, जो मेन्यू था शीट 1। शीट 2 बैनर या केपीआई कह लें इसको आप, और मेन्यू। फिर टाइटल की एक शीट बनाएंगे, प्रॉफिट मैप की शीट बनाएंगे, प्रॉफिट टाइमलाइन की, फिर फुटर की एक शीट बनाएंगे हम। तो क्रिएट करते हैं, शीट 1 में आते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ 01 कैटेगरी। कैटेगरी अब मैं कैटेगरी से क्या मुराद है, मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये टॉप राइट कॉर्नर में सिलेक्ट कैटेगरी के अंडर आप देखें कस्टम आइकन्स मैंने डिस्प्ले कराए हुए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम आइकन्स कैसे क्रिएट होते हैं या अपलोड होते हैं सिस्टम में। तो ये सबसे पहले इसके लिए मैं शीट बनाऊंगा सिलेक्ट कैटेगरी के लिए। आ जाते हैं टेबलू में, कैटेगरी शीट का मैंने नाम रखा और कैटेगरीज को मैंने डबल क्लिक किया। अब ये आ गई हमारी कैटेगरीज। ठीक है जी, आ जाते हैं ऊपर मार्क्स में। इसको मैं सबसे पहले शेप्स सिलेक्ट करूंगा। अब कैटेगरीज को मैं शेप्स पे ड्रॉप करूंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप्स होते हैं वो आ गए हैं। फर्नीचर के लिए सर्किल है, फिर ऑफिस सप्लाईज के लिए स्क्वायर है, फिर ये प्लस की साइन है टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कस्टम आइकन्स हों इन प्लेस ऑफ दीज शेप्स। तो उसके लिए मैं शेप्स में जाऊँगा और डिफ़ॉल्ट में जाके कस्टम्स में जाऊंगा। कस्टम में जैसे ही आए तो ये मैंने डाउनलोड करके जो टेबलू का फोल्डर होता है शेप्स वाला, वहाँ पे मैंने पेस्ट किए हुए हैं। गूगल से ये मैंने शेप्स डाउनलोड किए हैं। अब मैं पाथ भी दिखा दूँ आपको वो कहाँ पे होते हैं। जहाँ पे आपने टेबलू इंस्टॉल किया हुआ है, माय टेबलू रिपोजिटरी में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे। शेप्स में देखें या तो यहाँ पे कस्टम आइकन्स का फोल्डर होगा, या आप बाहर भी कैटेगरी के बाहर भी इन आइकन्स को रख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने आइकन्स रखे हुए हैं। वापस आ जाते हैं टेबलू में, तो फर्नीचर को सिलेक्ट करके फर्नीचर राइट साइड भी सिलेक्ट करूँगा और ऑफिस सप्लाईज को सिलेक्ट करके ऑफिस सप्लाईज को का आइकन असाइन करूँगा। टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके टेक्नोलॉजी का आइकन में असाइन करूँगा और ओके करूँगा। आपको नज़र आ रहे होंगे कि कैसे हमारे जो शेप्स थे वो रिप्लेस हो गए हैं इन आइकन से। इनकी साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए साइज़ में जाके यहाँ तक मैं इनकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसका टाइटल भी मैं अपडेट करूँगा राइट क्लिक करके एडिट टाइटल। इसका मैं नाम रखता हूँ सिलेक्ट कैटेगरी। ओके करूँगा तो ये शीट 1 हमारी कैटेगरी के नाम से क्रिएट हो गई। अब मैं शीट 2 क्रिएट करूँगा और इसका नाम रखता हूँ मैं 02 बैनर या केपीआई कह लें। अब इस केपीआई में मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ये देखें, प्रॉफिट, सेल्स, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। ठीक है, प्रॉफिट के अगेंस्ट डॉलर की साइन होनी चाहिए और डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सेटिंग कैसे होगी कि मुझे सेल्स या प्रॉफिट में मुझे डॉलर की साइन चाहिए और डेसिमल में वैल्यूज़ ना हो। तो ये या तो मैं प्रॉफिट को राइट क्लिक करूँगा, ये छोटे से ट्रायंगल को क्लिक करूँगा मैं, और डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके नंबर फॉर्मेट को क्लिक करूँगा और करेंसी कस्टम्स में जाके डेसिमल प्लेसेस 0 कर दूँगा और प्रीफिक्स और सफिक्स को मैं डॉलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये प्रॉफिट के जो कस्टम करेंसी है उसकी फॉर्मेटिंग हो गई। लाइकवाइज सेल्स में जाके
डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम करेंसी, डेसिमल प्लेसेस अप टू 0 और प्रीफिक्स जो होगा $साइन होगी। ओके करूँगा। अब मैं 1 बाय 1 इनको सिस्टम में लोड करूँगा। प्रॉफिट को मैंने यहाँ सबसे पहले सेल्स को लोड करते हैं डबल क्लिक करके, फिर प्रॉफिट डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट को मैं बाहर निकालता हूँ। प्रॉफिट को मैं डबल क्लिक करूँगा, ये भी सिस्टम में आ गया। इसको नीचे ही रोज़ में रखते हैं। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अच्छा ये बार चार्ट आ गया ना, इसको मैं टेबल फॉर्मेट में लेकर आता हूँ ताकि रीडेबिलिटी आसान हो इसकी। अब ऑर्डर आईडी को जैसे ही मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ मायर्स वैल्यूज़ में, कहाँ गया ऑर्डर आईडी, यहाँ रोज़ में यहाँ पे रखा मैंने। अच्छा ऑर्डर आईडीज़ नहीं, मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, और देख लेते हैं डैशबोर्ड में क्या चाह रहा है। हाँ, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को मैं जैसे ही ड्रैग करके डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये सिस्टम में कॉलम्स में लोड हो गया कस्टमर आईडी। क्योंकि कस्टमर आईडी एक डायमेंशन है तो इसका देखें काउंट नहीं बता रहा, वो लिस्ट कर रहा है उनको। तो मुझे तो काउंट चाहिए। काउंट करने के लिए पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डायमेंशन से मैयर में। मैयर में मैंने इसको कन्वर्ट किया और काउंट डिस्टिंक्ट चाहिए मुझे। हो गया जी काउंट डिस्टिंक्ट। अगेन टेबल में जाते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कस्टमर्स 804। लाइकवाइज ऑर्डर आईडी भी मैं डबल क्लिक करके सिस्टम में लेकर आऊँगा। देखें कॉलम्स वाले सेक्शन में ऑर्डर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया डबल क्लिक करने से। तो अगेन सेम सिचुएशन है इसके साथ भी, क्योंकि ये डायमेंशन है तो ऑटोमेटिकली काउंट नहीं किया उसने सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा दिया है। अब इसका काउंट लाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको डायमेंशन से मैयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको डायरेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट मुझे चाहिए। तो अगेन टेबल फॉर्मेट में चेंज करके ये काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट भी मुझे मिल गया। अब क्योंकि मैयर नेम्स जो हैं वो हमारे रोज़ में रखे हुए हैं, कुछ इस तरह का सेटअप मैं चाह रहा हूँ हो, तो उसके लिए मुझे इसको कॉलम्स में लेकर जाना पड़ेगा मैयर नेम्स को। ये हमारे मैयर नेम्स कॉलम में आ गए। अब इनकी जो प्लेसमेंट है मैं चाह रहा हूँ सेल्स पहले होना चाहिए, सेल्स को ऊपर लेकर जाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऑर्डर आईडीज़, फिर कस्टमर आईडीज़, ठीक है जी। और इसको मैं इंटायर व्यू पे, इसकी साइज़ जो है इंटायर व्यू पे लेकर गया हूँ। अच्छा इनका जो टाइटल है मैं चेंज कर देता हूँ। डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज़ को मैं चाह रहा हूँ राइट क्लिक करके एडिट एलियास में जाके नंबर ऑफ ऑर्डर आईडीज़, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। लाइकवाइज डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कस्टमर आईडी को एडिट एलियास करूँगा और इसका मैं नाम रख रहा हूँ नंबर ऑफ कस्टमर्स। इसको ओके कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हेडर में ये वैल्यूज़ ना आए, नीचे ये वैल्यू के साथ ही नीचे यहाँ इसके ऊपर ये इनकी हेडिंग्स आ जाएं। तो उसके लिए मैं मैयर नेम्स को कंट्रोल होल्ड करके मैं टेक्स्ट पे ड्रॉप करूँगा। तो देखें मैयर नेम्स आपके टेक्स्ट में आ गए हैं आपकी डेटा के साथ। और हेडर्स आर नो मोर नीडेड, तो इनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। राइट क्लिक करके हेडर को और शो हेडर को मैं अनसेलेक्ट करूंगा। अब मज़ीद इनकी कस्टमाइजेशन करने, फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और टेक्स्ट में 3 डॉट्स को क्लिक करके मैं इनकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। मैयर वैल्यूज़ की साइज़ में रख रहा हूँ लेट्स से 20 बोल्ड करके, और नीचे मैयर नेम्स को मैं लेट्स से 12 रखता हूँ, इनको भी बोल्ड कर देता हूँ। अप्लाई, ओके। अच्छा जी, अब देखें सेल्स कितनी है, 23,26,000 समथिंग डॉलर्स में। प्रॉफिट भी 2,92,000 और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 5,111 और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हमारे 804। अब इसका मैं कलर सेट करूँगा क्योंकि स्लाइड में जो कलर है बैनर का वो है ग्रीन, तो मैं ग्रीन कलर कैसे अप्लाई करूँगा, 2 तरीके हैं। या तो डायरेक्ट में फॉर्मेट में जाऊं या इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाऊं। मैं ये फॉर्मेट सेक्शन में मैं आ गया, देखें लेफ़्ट साइड पे ये फॉर्मेट।
तो मैं यहाँ पे शेडिंग में आ जाऊँगा। शेडिंग में वर्कशीट का कलर कौन सा होना चाहिए उसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये वाला कलर मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है जी, ग्रीन कलर हो गया। इसका मैं नाम रख देता हूँ बैनर का समरी फॉर ऑल कैटेगरीज। समरी फॉर कैटेगरीज, अप्लाई एंड ओके। इसको मज़ीद हम अपडेट करेंगे ताकि कौन कौन सी कैटेगरी की समरी है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करे, डायनामिकली वैल्यूज़ अपडेट हों। वो हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे वहाँ पे मैं ये क्रिएट करूँगा। अच्छा, दूसरी शीट क्रिएट हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी शीट पे। इसका हम नाम रखते हैं टाइटल 03 TITLE टाइटल। टाइटल में सबसे पहले तो मैं देखूं कि टाइटल में क्या देना है। प्रॉफिटेबिलिटी एट अ ग्लेंस फॉर रीजन्स। टाइटल को राइट क्लिक किया, एडिट टाइटल, फॉर रीजन्स। अब कौन कौन सी रीजन्स होंगी वो भी आगे चल के मैं इसको अपडेट करूंगा। फिलहाल ये टाइटल मैंने रखा प्रॉफिटेबिलिटी एट अ ग्लेंस, अप्लाई और ओके। और टू डायनामिकली बिहेव दिस शीट, उसके लिए मैं लेट से रीजन को ड्रैग करके डिटेल में ड्रॉप किया और ये कुछ यहाँ पे आ गए हैं आइकन्स। इनको मैं हाइड करने के लिए साइज रिड्यूस कर दी, कलर में कैपेसिटी 0 कर दी ताकि ये शो ना हो। तो रीजन को फ़िलहाल मैंने रखा है क्योंकि यहाँ पे हमने रीजन डिस्प्ले करवाना है तो वो डायनामिकली अपडेट हो, इसी वजह से रीजन को मैंने डिटेल में प्लेस कर दिया। अब शीट 4 क्रिएट करते हैं, मैप या प्रॉफिट मैप। प्रॉफिट मैप में हमें कुछ इस तरह का विजुअल चाहिए, जैसे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं एक यूएसए का की स्टेट्स जो हैं, हर स्टेट ने कितना परफॉर्म किया है, प्रॉफिट कितना जनरेट किया है वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का हमने भी एक विजुअल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले सेल्स को मैंने डबल क्लिक किया और स्टेट को भी मैंने डबल क्लिक किया और शो मी में जाके मैं यहाँ से मैप सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, क्योंकि कंट्री भी मुझे देना होगा एक्सप्लिसिटली ताकि सिस्टम को पता चले कि ये स्टेट्स किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ये आ गया, डिटेल्स में मैंने कंट्री को रखा तो ये हर स्टेट में कितनी प्रॉफिट जनरेट हुई है वो डिस्प्ले करा रहा है। लेकिन ये कलर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे कलर्स कुछ और चाहिए। तो कलर्स में जाके एडिट कलर्स में जाके मुझे एक पैलेट रखना है ग्रीन, रेड, गोल्ड, ग्रीन गोल्ड और ओके करूँगा। तो अब देखें, अच्छा मुझे ये सेल्स मेरे ख्याल में हाँ सेल्स आ गई, लेकिन सेल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं रखूँगा कलर्स में। और कलर्स को मैं थोड़ा अपडेट करूँ, एडिट कलर में जाके ग्रीन गोल्ड, ओके। तो जो ग्रीन वाले हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ है और जो येलो या गोल्ड वाले हैं वहाँ पे बहुत कम या नेगेटिव में प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये विजुअल आपका प्रॉफिट का बन गया। आगे चलते हैं, चौथा पांचवा हमें बनाना है प्रॉफिटेबिलिटी टाइमलाइन 05 प्रॉफिट टाइमलाइन। प्रॉफिट टाइमलाइन में हमें चाहिए वीक वाइज कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। उसके लिए सबसे पहले मैं ऑर्डर डेट को इधर कॉलम में रखा और इस छोटे से ट्रायंगल को क्लिक किया, नीचे वीक नंबर सेलेक्ट किया। तो कॉलम में हमारा ऑर्डर डेट हमारी आ गई वीक वाइज। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो मैं उसको रखूँगा रोज़ में। अब क्योंकि वीक नंबर वाइज कंटिन्यूस डेटा है, अगर आप यहाँ पे देखें ऑर्डर डेट में ये कंटिन्यूस सिलेक्टेड है। अगर कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो आपने इसको कंटिन्यूस रखना है ताकि टाइमलाइन वाली लुक आए। तो अब देखें ये हमारा वीक वाइज प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अब इसके साथ ही हमने मूविंग एवरेजेस
ऑफ प्रॉफिट भी रखनी है फॉर 6 वीक। तो वो कैसे होगा, उसके लिए अगेन मुझे प्रॉफिट ड्रैग करके सम ऑफ प्रॉफिट लाने के लिए मुझे रोज़ में इसको मैं ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब मुझे चाहिए ड्यूअल एक्सेस। उससे पहले मैं इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ। क्विक टेबल कैलकुलेशन में जाके मूविंग एवरेजेस में मैं जाऊँगा। अब मूविंग एवरेजेस बाय डिफ़ॉल्ट 2 वीक्स की होती है, पिछले 2 वीक की मूविंग एवरेज वो बता रहा होता है। मुझे ये करना है 6 वीक्स के लिए। तो एडिट टेबल कैलकुलेशन में मैं जाऊंगा। ये पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज कैलकुलेट की तो अब ये ऑप्शन आ रहा है। एडिट टेबल कैलकुलेशन में मैं गया, एवरेज ऑफ प्रीवियस 0 + 5 वीक्स मतलब 6 वीक्स। अब इसने 6 वीक्स की मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर ली है। अब इसको मैं एक ही चार्ट पे एक साथ रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा अगेन सेम नीचे वाले विजुअल पे। ड्यूअल एक्सिस मैंने इसका ऑन किया, एक साथ ही आ गए। और राइट साइड पे जो हेडर है यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज एक्सिस करूँगा, तो ये सिंक्रोनाइज हो गए। और इस हेडर को राइट वाले को मैं हाइड करूँगा, तो ये हाइड हो गए। अब देखें ये जो रेड वाला कलर आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है वीक वाइज वो है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो है आपकी मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 6 हफ्तों की क्या मूविंग एवरेज है या एवरेज है ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इनका कलर्स में अगर अपडेट करना चाहूँ तो कलर्स में जाके एडिट कलर, जो मूविंग एवरेज हमारी ब्लू में शो हो रही है उसको मैं ऑरेंज रखूँगा, और जो प्रॉफिट हमारा ऑरेंज में शो हो रहा था उसको मैं ग्रे में रखूँगा और अप्लाई करके ओके कर दूंगा। यहाँ इस पैलेट को मैं चेंज कर लेता हूँ, ऊपर से सिलेक्ट कलर पैलेट में जाके कलर ब्लाइंड, और प्रॉफिट को मैं ग्रे रखूँगा और मूविंग एवरेज को मैं अगेन ऑरेंज अप्लाई करके ओके। तो ये हमारा कलर चेंज हो गया। ये हमारी बन गई 5वीं शीट प्रॉफिट टाइमलाइन। अब आखिरी शीट हम क्रिएट करते हैं 06 और फुटर इसका नाम रखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करूंगा। एनालिसिस में जाके क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इसका मैं नाम रखता हूं ब्लैंक डबल कोट में, ताकि जब भी ये शीट लोड हो तो डायनामिकली वैल्यूज अपडेट हो इसकी। ब्लैंक को मैं डबल क्लिक करके इधर लेकर आ गया। यहाँ डिटेल्स में रखते हैं इसको। अगेन साइज इसकी हाइड कर देते हैं, कलर कैपेसिटी 0। इसका मैं नाम रखता हूँ, एडिट टाइटल में जाके डेटा सोर्स इंसर्ट करूँगा। जो डेटा सोर्स का नाम है वो आ जाए, और एज ऑफ किस डेट को ये अपडेट हुआ है डेटा सोर्स, इंसर्ट में जाके डेट अपडेट टाइम को सिलेक्ट करूँगा। इसको मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग इटैलिक करके साइज इसकी 10 रख के और अलाइन राइट करके ओके करूँगा। तो ये हमारा फुटर भी क्रिएट हो गया। 6 शीट्स हमारी क्रिएट हो गई। अब इन शीट्स को मैं डैशबोर्ड में 1 बाय 1 प्लेस करता जाऊँगा। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा न्यू डैशबोर्ड, इसको मैंने क्लिक किया और लेफ़्ट साइड पे साइज़ इसकी मैं एडजस्ट करूँ अगर तो 420 से 1120 तक मैं लेकर आ गया साइज़। अब यहाँ पे मैं रखूँगा कंटेनर्स, जैसा कि मैंने स्लाइड्स में आपको बताया था कि इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमें कंटेनर्स चाहिए होंगे। सबसे पहले एक वर्टिकल कंटेनर आएगा, उसके अंदर फिर कुछ हॉरिजॉन्टल कंटेनर्स और ऑब्जेक्ट्स में रखूँगा। आ जाते हैं टेबलू में। सबसे पहले मैंने वर्टिकल कंटेनर को अब रखा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपने वर्टिकल कंटेनर को सबसे पहला जो कंटेनर आपने रखा वो वर्टिकल कंटेनर रखा, लेकिन ये यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा कि ये वर्टिकल कंटेनर है या हॉरिजॉन्टल कंटेनर है। ये आपका डिसाइड होगा जब आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं या दूसरा कोई कंटेनर रखते हैं, वहाँ पे ये डिसाइड होगा, और कहाँ रखते हैं तब ये डिसाइड होगा। अब ये मैंने वर्टिकल कंटेनर रखा। दूसरा में ऑब्जेक्ट, ये देखें जैसे ही मैं होवर ओवर कर रहा हूँ तो पूरी एरिया ग्रे हो रही है। राइट पे अगर मैं इसको रखूँगा तो ये आपका वर्टिकल कंटेनर हॉरिजॉन्टल कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साइड बाय साइड ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं या रखे जाएंगे।
ठीक है। लेकिन मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ या ऊपर या नीचे रखूँगा तो ये वर्टिकल कंटेनर ही रहेगा। क्योंकि मुझे ये बाद में इसको, क्योंकि ये कंटेनर मुझे एज अ वर्टिकल कंटेनर ही चाहिए, तो क्यों इसको मैं नीचे प्लेस कर दूंगा ब्लैंक को, और ऊपर भी एक ब्लैंक में रख देता हूँ। और लेआउट में अगर मैं आऊँ तो नीचे हायरार्की में देखें वर्टिकल कंटेनर है, उसके अंदर एक ब्लैंक है। एक ब्लैंक को तो मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ से, रिमूव। ठीक है, डैशबोर्ड में ये एक ब्लैंक है और ब्लैंक के ऊपर में एक और रखूं। अब देखूं लेआउट, हाँ अब सही है। एक हमारा जो वर्टिकल कंटेनर है उसमें दो ब्लैंक्स है। अच्छा, वर्टिकल कंटेनर मेरे ख्याल में डिलीट हो गया, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ब्लैंक कंटेनर्स को दोबारा मैं वर्टिकल कंटेनर रखता हूँ। ये वर्टिकल कंटेनर आ गया, इसमें पहला ब्लैंक रखा मैंने, फिर दूसरा ब्लैंक इसके नीचे। अब आ जाते हैं लेआउट में, ये वर्टिकल कंटेनर के अंदर दो ब्लैंक्स आ गए, अब सही है ये। ठीक है जी। अब क्योंकि हमें स्लाइड्स में देखें वर्टिकल कंटेनर के सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है हॉरिजॉन्टल कंटेनर, तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंटेनर रखना पड़ेगा वर्टिकल कंटेनर में पहला ऑब्जेक्ट। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसके ऊपर देखें ये ब्लैंक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, ये एक और ब्लैंक है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंटेनर को मैं अगर ऊपर लेकर जाना चाहूँ, ये आ गया। अब इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर में हम साइड बाय साइड ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे साइड बाय साइड? सबसे पहले लोगो होगा, फिर टेक्स्ट होगा, फिर मेन्यू होगा। लोगो को रखने के लिए मुझे इमेज चाहिए होगी, इमेज को मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया हॉरिजॉन्टल कंटेनर में। अब ये मुझसे पाथ मांग रहा है, इंसर्ट इमेज फाइल, चूज लोगो। ये मैंने लोगो यहाँ पे रखा, फिट इमेज, सेंटर इमेज, ओके। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब सेंटर में टेक्स्ट रखना चाह रहा हूँ मैं, तो अगेन देखें हॉरिजॉन्टली मुझे यहाँ पे प्लेस करना होगा, कहीं और पे नहीं, इसी हॉरिजॉन्टल कंटेनर में यहाँ पे रखा। अब वो टाइटल मांग रहा है मुझसे, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, इसका नाम रखा और साइज इसकी 20 कर देते हैं, कलर ब्लैक, बोल्ड और सेंटर, ओके। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया हॉरिजॉन्टल कंटेनर में। अब तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी शीट आएगी यहाँ पे। देखें अगर हम, तो मेन्यू, ऑब्जेक्ट 3 जो होगा वो मेन्यू होगा। तो ये जो कैटेगरीज थी ये हमारी मेन्यूज़ हैं, इसको ड्रैग करके मैं राइट साइड पे ड्रॉप कर लिया। अच्छा, इसके साथ ही एक और, क्योंकि फिल्टर ऑटोमेटिकली यहाँ लेजेंड के लिए क्रिएट हो गया है, तो उस लेजेंड के साथ एक नया कंटेनर क्रिएट हो गया, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, डिलीट कंटेनर। मुझे सिर्फ मेन्यू चाहिए। थोड़ी इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट करके स्टैंडर्ड से हटा के इसको फिट विड्थ कर दूंगा, तो सारी कैटेगरीज अब डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक हो गया। इसकी हाइट भी एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर से जो ब्लैंक मैंने रखा था ऑब्जेक्ट, इसको रिमूव करके इसकी हाइट हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब लेआउट में देखें, एक हमारा वर्टिकल कंटेनर है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंटेनर, हॉरिजॉन्टल कंटेनर के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, और वर्टिकल कंटेनर के अंदर देखें एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, फिर उसके अंदर एक ब्लैंक है। तो इस अब वर्टिकल कंटेनर के अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट रखूँगा। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा देख लेते हैं स्लाइड में, ऑब्जेक्ट 1 KPIs के नाम से। कौन सी KPIs? ये वाली, या बैनर कह लें इसको या KPI कह लें। तो आ जाते हैं टेबलू में, ये आ गया हमारा बैनर, बिल्कुल इसके नीचे मैं रखूँगा इसको, इसकी थोड़ी साइज एडजस्ट करके, समरी फॉर कैटेगरीज। ये बैनर आ गया हमारा, और इसके नीचे और क्या हमें रखना है डैशबोर्ड में अगर देख लें तो 2 शीट्स और मुझे रखनी है लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, ये शीट्स अब साइड बाय साइड रखी हुई हैं, तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंटेनर चाहिए होगा प्लेस करने के लिए। तो कैसे होगा? अगेन
एक और हॉरिजॉन्टल कंटेनर मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसके नीचे रख दूंगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंटेनर आ गया। इस ब्लैंक को मैं नीचे करूँ और इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर को भी नीचे करूँ ताकि केपीआई वैल्यूज़ हमें शो हों। आखिर में इस ब्लैंक को मैं डिलीट कर दूंगा जब सारी शीट्स में फिल कर लूँगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंटेनर आ गया। इसको मैं अच्छा हॉरिजॉन्टल कंटेनर, हाँ हॉरिजॉन्टल कंटेनर इस विजुअल मैप के लिए नहीं है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंटेनर इन दो वैल्यूज़ के लिए है, एक रीजन के लिए, दूसरा टाइटल के लिए। तो मैं टाइटल रखूँगा सबसे पहले इसमें। ये टाइटल रखा। अब फिल्टर क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया तो फिलहाल मैं ब्लैंक रखता हूँ यहाँ पे। ये राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल कंटेनर के ब्लैंक आ गया। बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। टाइटल की साइज फिट विड्थ कर लेते हैं इसको। जब हम फिल्टर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रेस करके इस ब्लैंक को डिलीट कर देंगे। अच्छा, ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल कंटेनर। ठीक है, अब इसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल कंटेनर रखना होगा। क्यों? क्योंकि इन दो विजुअल्स को रखने के लिए। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंटेनर यहाँ पे आ गया। ये ब्लैंक, ये हॉरिजॉन्टल कंटेनर। देखें कंटेनर हमेशा ये ब्लू कलर का होता है और ब्लैंक ऑब्जेक्ट आपको पता है ये ग्रे कलर का। अच्छा, अब साइड बाय साइड मुझे प्रॉफिट मैप एक रखना है। एक मैंने प्रॉफिट मैप यहाँ पे रखा। इसके साथ जो फिल्टर या लेजेंड क्रिएट हुआ है इसको डिलीट कर दें, डिलीट कंटेनर। और इसके राइट साइड पे प्रॉफिट टाइमलाइन, और इसका भी जो फिल्टर क्रिएट हो उसको भी डिलीट कर दें, वो नहीं चाहिए हमें। जो डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स क्रिएट होते हैं वो नहीं चाहिए। अब प्रॉफिट मैप का जो टाइटल है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। अब आखिरी ऑब्जेक्ट रहता है वो है फुटर हमारा। तो फुटर को रखने के बाद ये फुटर भी आ गया। इसकी विड्थ में सेट कर दूँ फिट विड्थ करके, और इस ब्लैंक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आखिरी जो ब्लैंक ऑब्जेक्ट था इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग बढ़ा देता हूँ, विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि लुक इसकी अच्छी आए डैशबोर्ड की। ठीक हो गया। अच्छा, इसको और थोड़ा नीचे करके ताकि ये फुटर में, अब देखें जिससे ही डैशबोर्ड अपडेट होगा, अब जो डेटा सोर्स है उसका नाम भी आपको शो होगा और किस डेट को ये अपडेट हुआ है, तारीख, टाइम, सब कुछ यहाँ पे आपको शो होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ रहती है मिसिंग है, वो है फ़िल्टर। रीजन वाइज में फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा। इस मैप को सिलेक्ट करके थ्री डॉट ट्रेंगुलर को क्लिक करके फ़िल्टर्स में मैं जाऊँगा। अब फ़िल्टर में रीजन वाइज में फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, पर यहाँ पे मुझे वो शो नहीं हो रहा। यहाँ पे रीजन वाइज फ़िल्टर वो लाने के लिए मुझे इस मैप के शीट में जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे जाने के दो तीन तरीके हैं। या तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं इसको क्लिक करके, दूसरा तरीका नीचे से भी जा सकते हैं प्रॉफिट मैप में, या प्रॉफिट मैप में यहाँ से भी हम जा सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। मैं रीजन ड्रैग करके डिटेल में ड्रॉप करूँगा। अब देखते हैं कि डैशबोर्ड में हमारे फ़िल्टर जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रीजन का ऑप्शन आता है कि नहीं। ये आ गया हमारा रीजन का ऑप्शन। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें फ़िल्टर आ गया हमारा। इस फ़िल्टर की मज़ीद फॉर्मेटिंग करते हैं। ट्रायंगुलर आइकन को क्लिक करके मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ ड्रॉप डाउन चाहिए ताकि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे, और ये फ़िल्टर किन किन विजुअल्स पे अप्लाई हो वो भी वहाँ यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। इसको क्लिक करके अप्लाई टू वर्कशीट, सिलेक्टेड वर्कशीट्स। कौन कौन से सिलेक्टेड वर्कशीट्स होंगी, एक टाइटल, दूसरा प्रॉफिट टाइमलाइन। ओके करके, और इसको मैं अब यहाँ से कान से पकड़ के नीचे इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर में पुट करूँगा, और जो ब्लैंक ऑब्जेक्ट था इसको मैं डिलीट कर दूँगा। नो मोर रिक्वायर्ड। यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ चेंज करें तो देखें मैप और टाइमलाइन दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो रही है।
लेकिन ये टाइटल में वैल्यूज़ अपडेट नहीं हो रही। टाइटल में वैल्यूज़ को अपडेट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सीधा टाइटल में जाऊंगा, एडिट टाइटल, प्रॉफिटेबिलिटी एट अ ग्लेंस फॉर कौन सी रीजन, इंसर्ट में जाके मैं रीजन को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब रीजन का नाम भी आएगा, ओके करेंगे। क्योंकि अभी सारी रीजन सिलेक्टेड हैं तो ऑल रीजन्स बता रहा है। अच्छा, इसकी मैं कलर फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ, एडिट टाइटल में जाके रीजन बोल्ड और ब्लू कलर में हो ताकि ये विजिबल हो चीज़। ठीक है, रीजन अब मैंने सेंट्रल को डिसलेक्ट किया। अब ये 3 रीजन्स के पूरे नाम बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है, देखें 3 रीजन्स तो लास्ट में रीजन्स सही आ रहा है, लेकिन जब एक रीजन सिलेक्ट कर रहे हैं हम वेस्ट की, तब भी यहाँ पे रीजन्स ही आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अगेन इस टाइटल वाली शीट में जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटेड फील्ड सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। इसका मैं नाम रखता हूँ रीजन्स। इफ कंडीशन के थ्रू काउंट करूँगा मैं। इफ count distinct of region is greater than 1, then यहाँ पे regions आए, else अगर 1 और लेस देन 1 है तो यहाँ पे region आए। इसको एंड कर देते हैं, ओके ठीक है जी। अब ये जो मैंने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है इसको मैं डिटेल में ड्रॉप कर रहा हूँ और इस रीजन को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको मैं एडिट टाइटल में जाके रीजन्स जो मैंने हार्ड कोड किया हुआ था इसको रिमूव करके इंसर्ट में जाके ये जो मैंने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है उसको मैं ड्रॉप करूँगा। अब ये कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे विजिबल नहीं होती अगर मैं लेफ़्ट साइड से ये जो मैंने कैलकुलेटेड फील्ड को ड्रैग करके डिटेल में ड्रॉप किया, फिर ये यहाँ पे विजिबल हो रही है। इसको मैंने इंसर्ट किया और अप्लाई करके ओके कर दिया। अब आ जाते हैं वापस डैशबोर्ड में। अब देखें क्योंकि एक रीजन सिलेक्टेड है तो वो रीजन आ रही है, अगर मैं 2 रीजन सिलेक्ट करूँगा तो वो रीजन्स लिख के आ रहा है। ठीक है, लाइकवाइज ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल रीजन्स। इसी तरीके से मैं समरी फॉर कैटेगरीज में अगर आऊँ तो इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको मुझे देखें कैटेगरीज हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, चेयर सिलेक्ट किया तो ये फ़िलहाल काम नहीं कर रहा, ये फ़िल्टर काम नहीं कर रहा। इस फ़िल्टर को काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस विजुअल को मुझे यूज़ एज अ फ़िल्टर करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ऑन किया तो अब देखें ये फ़िल्टर काम कर रहा है। फर्नीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फर्नीचर की वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं। स्टेशनरी ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से सम ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो रहा है, प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसका टाइटल चेंज नहीं हो रहा। अब जो जिस तरह से हमने ये रीजन्स के लिए यहाँ पे डायनामिकली वैल्यूज़ चेंज हो रही थी, इसी हिसाब से इस टाइटल में भी मुझे डायनामिकली वैल्यूज़ लानी है। अब वो कैसे होगा, अगेन इसके मैं एडिट टाइटल में जाऊँगा, समरी फॉर, सबसे पहले कैटेगरी को मैं लेकर आऊँगा, कैटेगरी आ गई, अप्लाई करके ओके किया। समरी क्योंकि सारी सिलेक्टेड हैं तो समरी फॉर ऑल कैटेगरीज आ रहा है। अब फर्नीचर सिलेक्ट किया तो समरी फॉर फर्नीचर कैटेगरीज। अब देखें सिंगल वैल्यूज़ के लिए कैटेगरीज आ रहा है। इसको भी मैं डायनामिकली अपडेट करूँगा, राइट क्लिक करके एडिट एलियास। सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि विजिबल हो। इसको भी ब्लू रख लेते हैं, बोल्ड इटैलिक भी कर लेते हैं, चलें। अप्लाई करके ओके कर लिया इसका। अब अच्छा, इस बैनर वाली शीट में आके मैं करूँगा कैलकुलेटेड फील्ड, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। एनालिसिस में जाके क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, कैटेगरी स्लैश कैटेगरीज, कैटेगरी होनी चाहिए या कैटेगरीज होनी चाहिए लास्ट में, वो डायनामिकली मैं कैलकुलेट करूँगा। इफ़ काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ कैटेगरी is greater than 1, then वैल्यू हमारी होनी चाहिए कैटेगरीज
एल्स कैटेगरी एंड। ठीक हो गया जी, ओके किया। अब यहाँ पे आ गया कैटेगरीज, इसको मैं ड्रैग करके डिटेल में रखूँगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड में, वैल्यूज चेंज करके देखते हैं हो रही हैं कि नहीं हो रही। फर्नीचर कैटेगरीज, अच्छा सब में एक वैल्यू पे फिर भी कैटेगरीज ही बता रहा है। वापस अगेन आ जाते हैं, एडिट टाइटल। अच्छा यहाँ पे हार्ड कोडेड है, इस यहाँ पे मुझे ये हार्ड कोडेड वैल्यू रिमूव करके इंसर्ट में जाके एजीजी कैटेगरीज ये कैलकुलेटेड फील्ड रखनी है, अप्लाई करके ओके करूँगा। अब देखें एक वैल्यू है कैटेगरी की तो कैटेगरी शो हो रही है। अब कंट्रोल होल्ड करके टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करूँगा तो दो वैल्यू समरी फॉर ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरीज डायनामिकली ये हमारा टाइटल अपडेट हो गया। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड बनाया, रिलेशनशिप्स पढ़े, और एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंटेनर कैसे काम करते हैं वो देखा हमने। एक सबसे पहले वर्टिकल कंटेनर रखा, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, फिर उस हॉरिजॉन्टल कंटेनर के नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा, ये जो बैनर वाली शीट थी उसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल कंटेनर जिसमें साइड बाय साइड हमने एक टाइटल रखा। उस वक्त फ़िलहाल तो हमने ब्लैंक रखा था, बाद में फ़िल्टर अप्लाई कर दिया यहाँ पे। उसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल कंटेनर था जिसमें साइड बाय साइड दो विजुअल्स रखे, प्रॉफिट मैप और प्रॉफिट टाइमलाइन, और उसके नीचे आखिर में हमने एक रखा फुटर, उसको ऐड कर दिया। तो इसको हम सेव करके पोस्ट भी कर सकते हैं, सेव टू टेबलू पब्लिक। इसका नाम रखते हैं एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, सेव। अच्छा पहले से बना हुआ है तो नाम चेंज कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड यूट्यूब। अच्छा जी, स्लाइड्स में अगर हम देखें जब तक ये पोस्ट हो जाए, ये कुछ स्ट्रक्चर था हमारे डैशबोर्ड का। इसको आप देख लीजिएगा कैसे वर्टिकल कंटेनर के अंदर हॉरिजॉन्टल कंटेनर रखे हुए हैं, और ये आइटम हायरार्की भी यहाँ पे शो कर रहा है। ये हमारा पब्लिश हो चुका है वेब पे, देखें। ये किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और ये यहाँ पे इंटरएक्टिविटी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो ये था आज का लेक्चर, इसको आप प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।